वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में माफ़ करिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक तरफ तो लीगल मसले हैं, एक कानूनी मसाइल हैं, उनमें तो हमें मालूम ही था कि इजाफा होता रहेगा। पिछले दिनों में ही फैसला आया, रिज़र्व सीट्स जो थी उसके ऊपर फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो सीट्स उन्होंने बाकी जमातों में बांट दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन से वो सीटें जो हैं उनका ऐलान भी हो गया है। मगर दूसरी तरफ जो मसला है वो, और हमेशा से ये रहा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपस में सियासी या सियासतदान जो हैं या लीडरशिप है उसमें जो झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं। वैसे तो ये हुकूमत में भी जब थे, इमरान खान साहब जब बाहर थे, पार्टी को संभाल रहे थे, तब भी इनकी आपस में झगड़े होते रहते थे। कैबिनेट मेंबर्स की एक दूसरे से नहीं बनती थी, तनकीद भी एक दूसरे पे करते थे। बट अब तो ये मसला और ज़्यादा संजीदा होता चला जा रहा है, क्योंकि जो उनके सियासी और कानूनी चैलेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़ पार्टी हमें मुत्तहिद नहीं नज़र आती। अब तो ये सिचुएशन है कि जो सूबाई सदर हैं जुनेद अकबर ख़ान साहब, वो तनकीद करते फिरते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब पे। तैमूर झगड़ा साहब एक साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उनकी भी कुछ शिकायत हैं, वो भी हम सुनते रहते हैं। जुनेद अकबर ख़ान साहब तो वैसे अब ज़्यादा खुलकर इस पे हम कह सकते हैं कि बात वो कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला साहब को नहीं बल्कि उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उनके ऊपर भी तनकीद की है। शोज़ के अंदर बात की है उन्होंने, वैसे गुफ्तगू की है, जिसका जवाब भी आया। बैरिस्टर सैफ ने रद्द अमल दिया और कहा कि जुनेद अकबर रोने धोने के बजाय घर बैठ जाएं, पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दें और किसी अहल शख्स को पार्टी चला लेने दें सूबों में। आज भी जब इनकी अब एक मीटिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, तो वहाँ से भी जो ज़राए से इतलात आई हैं या जो ख़बरें चली हैं, तो उसमें भी लगता है कि ये जो कशीदगी है इसका वहाँ इजहार हुआ है। वहाँ भी बताया गया ज़राए के ज़रिए से कि जुनेद अकबर साहब ने एक दफ़े फिर बैरिस्टर सैफ पे तनकीद की। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह आप सूबाई सदर बना दें, और जवाब भी आया। इस तरह और भी शिकायत हुई। मगर जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमात ने मिलके, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ने यही बात की कि हमारे सियासी इख्तलाफात जो हैं वो एक तरफ हैं और इसका हमारी लीडरशिप से या यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अब एक पैगाम तो है, बट ये पैगाम तभी हम समझेंगे कि ये संजीदा है अगर हमें ये लगे कि पार्टी के पास कोई सियासी लाहे अमल है आने वाले दिनों के लिए, जो नज़र होता नहीं लग रहा। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया, जैसे कि उनके सब ख़िताब होते हैं। उन्होंने बहुत ज़ोर से बात की, सख्त गुफ्तगू की, बट विल इट रियली अमाउंट टू समथिंग, क्योंकि उन्होंने वहाँ कहा कि पार्टी में दरार डालने की सब कोशिशें जो है नाकाम हो गई हैं। उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि हमसे कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छीन कर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर राज कोई लगाना चाहता है तो वो लगा कर दिखा दे, इतनी आसानी से हमारी हुकूमत को उठाया नहीं जाएगा। बट अगेन गंडापुर साहब जब भी तकरीर करते हैं उनकी ज़ुबान बहुत सख्त होती है, वो गुफ्तगू इस तरह की करते हैं। उसके बाद क्या उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है? क्या बाकी पार्टी के पास कोई स्ट्रैटेजी है? पिछले दिनों में भी एक MNA जो थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हम कह सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे, वो उन्होंने जाके PMLN ज्वाइन कर ली है। पार्टी कुछ नहीं कर पाई उसके बारे में। रिज़र्व सीट्स जो हैं वो चली गई, वो कुछ नहीं कर पाए उसके बारे में। इमरान खान साहब से मुलाकात तो इनकी रेगुलरली हो नहीं सकती। तो आर दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इनफ? इस पे हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। शायद खटक साहब, पहले तो बताइएगा सर कि आज आपकी बहुत एक अहम इजलास हुआ और उसके हवाले से बहुत ज़राए से खबर भी चलती रही कि जुनेद अकबर साहब ने कोई शिकायत की, बैरिस्टर सैफ के हवाले से कोई बहस मुबाहिसा हुआ। सर ऐसा कुछ डिस्कस हुआ पार्टी में? कोई गिले शिकवों का जिक्र हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात थी कि आपको जिस बराई ने ये खबर दी है
ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। जुनैद अकबर साहब ने आज पार्लिमानी इजलास में कोई बात की नहीं थी और ना उन्होंने, हालांकि उनको बुलाया गया कि आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल आज पार्लिमानी पार्टी और उनकी तरफ से कोई भी गुफ्तगू नहीं की गई। खटक साहब, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक बहुत अहम आप लोगों का आज इजलास था, क्योंकि अभी आपकी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, रिजर्व सीट्स भी आपके हाथ से निकल गई। कोई लाहे अमल आप लोगों ने तय किया, कोई इस हवाले से बात की कि अब आगे क्या करेंगे? और साथ में फिर सर बाकी इशूज भी मैं पूछूं, पहले अगर इसका आप बता दें। इस इजलास में आज हमने बड़ी तफसीली चीजें डिस्कस की और आज इस इजलास में तमाम मेंबरान हमारे वहाँ पे लोग बैठे थे, पार्टी किया, तो सब ने बड़ा खुल के बोला। बहुत सी चीजों के ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की, बहुत सी चीजों का हमने जायजा लिया और हमारी यही कोशिश थी कि इस इजलास के बाद हम अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके। जिधर जिधर कमजोरियां हैं एहतजाज के हवाले से या पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर, अदालती महाज इमरान खान साहब की रिहाई, जितनी भी चीजें थी उनकी उन तमाम चीजों के ऊपर हमने गुफ्तगू भी की। तमाम मेंबरान ने अपने आराज जो गुजारिशात थे वो सामने रखे और हमने सब ने मिलकर यही फैसला किया कि जो हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, इमरान खान साहब, बुशरा दी, जो दीगर शाह महमूद कुरैशी साहब, जितने दीगर आसिरीन हैं, उनके हवाले से हमें क्या जद्दोजहद करनी चाहिए। तो आज का इजलास हमारा बड़ा ही मुस्बत रहा। बहुत जबरदस्त चीजें हमने इस पर डिसाइड की और बहुत जल्द मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हुकूमत को हम बड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा खटक साहब, ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों में फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से हाथ मिलाया, फिर गुज़िश्ता रोज़ आपके जो कैदी लीडरशिप है लाहौर में, उनकी तरफ से भी ख़त आया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए। क्या ये इशू डिस्कस हुआ वहाँ? इस पर आप लोगों ने कोई बात की? देखिए, पहली बात ही कि अगर पार्लियामान के अंदर आप बैठे हो, कोई आपसे हाथ मिलाना चाहे, तो हमारे, आपको पता है, मशरक़ी रिवायात भी हैं, हमारा इस्लाम भी है। देखिए, वो बैरिस्टर गौहर साहब या दीगर क़यादत चेयर के ऊपर बैठे थे, अगर ये फॉर्म 47 को वज़ीर आज़म आके उनसे हाथ मिलाए तो बिल्कुल मिलाया होगा। और रही बात आपकी, जो हमारा अमल है वो बड़ा वाज़िह है, हमने आगे जाना है, इत्तेफाक के साथ जाना है, इत्तेहाद के साथ जाना है। जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुतनाज़ा फैसला आया है, हमसे जो नशिस्तें छीनी गई है, इस हवाले से गुफ्तगू हुई इजलास के अंदर कि हमने उसके ऊपर क्या करना है, हमने कानूनी जंग कैसे लड़नी है, हमने अवामी जंग कैसे लड़नी है। अभी जो पेट्रोल की प्राइस जो हाइक हुई है, जो 100 रुपए पे पेट्रोलियम लेवी टैक्स ले गए हैं, या जो किसान के साथ इस वक्त पंजाब में हो रहा है, या गैस की जो चीजें महंगी हुई है, तो वो तमाम इश्यूज के ऊपर हमने डिस्कस किया। और हमारी ये कोशिश थी इस इजलास के अंदर कि हर बंदे को एक अपना रोल दिया जाए और कि किसका क्या रोल है, कौन से महाज के ऊपर लड़ना है, कौन से महाज के ऊपर उसने पार्टिसिपेट करना है। उन तमाम चीजों के ऊपर इजलास में गुफ्तगू हुई और बड़ा पॉजिटिवली हमने चीजों को आगे ले जाने की कोशिश की। तो सर, आपकी बातों से तो मुझे ये समझ आया है कि आपने क्योंकि जिक्र किया कि आगे लड़ना है और किस महाज पे कौन होगा, कि आप लोगों ने ये फैसला कर लिया इस इजलास में कि हुकूमत से गुफ्तगू नहीं होगी। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बड़ा ही वाज़िह मौक़िफ़ है कि हम पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं, हम ऐसे मुज़ाकरात चाहते हैं कि जिसका कोई रिजल्ट निकले। देखिए, आप मीडिया वाले तमाम हमारे ऊपर आपका एक ही इतराज़ था कि आप पॉलिटिकल जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते। देखिए, इससे पहले कमेटी बनी, इमरान खान साहब ने अनाउंस की, कमेटी ने 3-4 मुलाकातें भी की, लेकिन जब हमारी तरफ से डिमांड आई कि जो चीजें इस टेबल के ऊपर डिस्कस हुई है, तो आप हमें अलाउ करें ताकि हमारी इमरान खान साहब की कमेटी के साथ मुलाकात हो और वो चीजें इमरान खान साहब के सामने रख सकी, क्योंकि हमारे पार्टी का फैसला साहब जो है, हमारे पार्टी का इख्तियार जो है, वो इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन फिर आपने देखा कि हुकूमत ने बड़ी बेबसी का इजहार किया, उन्होंने एक मुलाकात हमारी अरेंज नहीं करा पाई। तो ये तो हुकूमत को पता होगा कि वो कितने बाअसर है, कितने बाइख्तियार है, कितना उनके पास इख्तियार है। लेकिन हमने जो चीजें करनी होती है, हमने उसका अप्रूवल जो है वो हमने इमरान खान साहब से लेनी होती है। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि ये जो अफवाहें हैं, हम और उनका जिक्र भी किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की जो है दैट इज अंडर थ्रेट,
ये इस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, या जैसे हम मीडिया में कयास सराई पे बात कर रहे हैं तो आप लोग भी उसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं, या गंडापुर साहब ने भी जो बात की वो अफवाहों पर ही की है? देखिए, ये सवाल मीडिया की जानिब से उठाए गए थे, तो जब मीडिया कोई सवाल करे तो उसका जवाब आपने देना होता है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी मुनज़्ज़म भी है, इत्तेफाक के साथ भी है, इत्तेहाद के साथ भी है, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो वर्कर्स हैं या जो हमारी अवाम है, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से हमारा मैंडेट बचाया, हमारे लिए वो लड़े, हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो कोई भी ऐसा नहीं है पार्लिमानी पार्टी में कि वो ये अफोर्ड कर सके कि वो जाके गद्दारी करेगा, या जो है वो अगर कोई अदम एतमाद या कोई भी चीज आए तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी जो है ये बड़े मुश्किलात से होती हुई यहाँ पहुंची है, और ये इमरान खान साहब के वफादार है, ये अपने वोटर से लिए हुए हल्क के वफादार है। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की तारीख की या खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की सबसे मजबूत तरीन हुकूमत है इस पर। सर ये भी कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त क्योंकि आपकी हुकूमत केपी में आपके वर्कर्स भी शायद हुकूमत से इतने खुश नहीं है, नाराज नहीं है, अगर आपकी हुकूमत चली गई तो आपका एटलीस्ट वोट बैंक जो है वो वहीं रहेगा, मगर अगर हुकूमत चलती रही तो आपकी पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलात इन अ वे हो सकती हैं इलेक्शन जीतने के हवाले से। देखिए, हमारे पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त इमरान खान साहब की वो 90+ है। हमारा वोटर जो है या हमारा सपोर्टर जो है वो हमें खुद अकाउंटेबल करता है। अगर कोई भी ऐसी चीज जो गलत हो तो बजाय अपोजिशन का इंतजार करते वो खुद ही उन चीजों को अकाउंटेबल करते हैं। बाकी इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ है। अगर कल को इलेक्शन कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा, जब उसके नताइज आएंगे आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे जो कारकुनान शहीद किए गए उसका एक गम गुस्सा है, जिस तरीके से हमारे 11-12 हजार कारकुनानों को कहते ना हक में रखा। तो ये तमाम चीजें हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के जहनों में है, और बाकी हुकूमतों में छोटे मोटे गिले शिकवे हमेशा से चलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त आपने या किसी भी मीडिया चैनल ने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट पेश हुआ या जो पास हुआ उसमें मुस्बत चीजें क्या है, आप उसके मुस्बत एंगल की भी देखते, किसी जायजा भी देखते लेके, ताकि कौम को पता चलता। सर आप लोगों ने तो एक रात में बजट पास कर दिया, उसके ऊपर कौन कोई उसका जायजा लेता? वैसे ये कोई जमहूरी इक़दाम तो नहीं है कि आप लोग एक रात में बजट पास करें? अगर आपको इतराफ खैबर पख्तूनख्वा के बजट की पास करने के ऊपर है तो फिर आपको फॉर्म 47 के जरिए आई हुए लोग जिनके पास ना वोट है, ना जिनके पास इख्तियार है, ना जो अवामी लोग हैं जो इस वक्त मुसल्लत शुदा टोला है पाकिस्तान के ऊपर, 18 सीटों की जमात जिससे बजट पास किया, जिससे बजट दिया, तो आपको अगर आपने जमहूरी रवैये देखने हैं तो आपका और आप उनके ऊपर भी तनकीद करके जिस तरीके से उन लोगों को इधर ईवान के अंदर ला के बिठा दिया है, उन एक्चुअल लोगों को जिन्होंने इलेक्शन जीता था उनको बाहर कर दिया गया इस पूरे प्रोसीजर से। इसी तरह मरियम नवाज जिसको पंजाब की अवाम ने ना कोई मैंडेट दिया था, ना वो किसी जीत के आई थी, बल्कि उनको भी फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर आपने जमहूरी रवैये देखने हैं तो आपका इतराफ उन हुकूमत के ऊपर बनता है जो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, खैबर पख्तूनख्वा में हमें लोगों ने इलेक्ट किया है, हमें वोट दिया है, हमने जिस तरीके से अपना मैंडेट बचाया है वो शायद अब वो मीडिया ना दिखा सकता था और ना आगे दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे JUIFA का, ख़ास तौर पे उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात में भी बहुत उतार चढ़ाव हमें नज़र आया है। ख़ास तौर पे जब फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए उसके बाद जो JUIFA का भी एक मौक़िफ़ था धांधली को लेके, जिस तरह हुकूमत बनी, तो लग ये रहा था
कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जो है वो करीब हो जाएंगे, एक अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। बहुत मुलाकातें भी हुई दोनों के दरमियान, जहां पहले बहुत हमें सिर्फ तनकीद सुनने को मिलती थी। हम कह सकते हैं कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एक तल्ख ज़ुबान थी वो भी इस्तेमाल करना छोड़ी। फिर जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो हमने बहुत, हम कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन भी देखी जो दोनों जमातों के दरमियान। मगर एक दफ़े जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो फिर कुछ मामला जो थे वो ठंडे पड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार ये तनकीद हुई कि JUIF जो है वो उनके साथ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रही। मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो भी कुछ, हम कह सकते हैं कि जैसे पीछे से हट गए। जो पहले वो जिस तरह तनकीद कर रहे थे या कह रहे थे कि हम कोई तहरीक भी चला सकते हैं, वो भी बातें बस हवा में ही हो गई। और इसी की वजह से पिछले दिनों में भी हमने बहुत तनकीद सुनी है। जैसे शेख वकास अकरम साहब जो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI के, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसको ज्वाइन नहीं किया। उनका अपना फैसला था, हम किसी के पीछे नहीं जा सकते। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को लेके भी JUIF पे तनकीद की। जवाब भी आना था, जवाब आया। मौलाना रहनुमा जो हम्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से भी बात की और शेख वकास अकरम साहब पे तो बहुत सख्त तनकीद उन्होंने की है इस हवाले से। मगर जो ज़्यादा अहम बात है यहाँ वो यही है कि ये जो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आया है, इसके बाद अब ये भी बहुत बात हो रही है कि KP की हुकूमत में तब्दीली होगी। KP की हुकूमत में तब्दीली की अगर बात हुई तो फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या JUIF उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो इस वक्त रूलिंग इत्तेहाद है यानी कि हुकूमती इत्तेहाद है उसका हिस्सा बनेंगे, उसकी मदद करेंगे। उनके बगैर लोगों का ख्याल है कि KP में हुकूमत, नॉन PTI हुकूमत बनानी बहुत मुश्किल है। केयर टेकर के दिनों में भी हमने यही देखा। मगर उसके ऊपर JUIF का कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एक तरफ तो बहुत से जो लीडर्स हैं JUIF के, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कबले वक्त है, इस वक्त कबले वक्त है ये बात, इट्स टू सून जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। मगर दूसरी तरफ आज मीडिया पे ये ख़बर भी आई, ज़राए से चली, कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी की है कि वो JUIF जो है वो KP की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में, JUIF इस वक्त क्या सोच रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असलम साहब, तर्जुमान हैं JUIF। वेलकम टू द शो सर। गौरी साहब, सबसे पहले तो सर यही बताइएगा कि ये जो इस वक्त बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन सकती है, नई नंबर्स अब तब्दील हो जाएंगे या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो कोई ऐसी गुफ्तगू सर आपकी जमात तक पहुंची है? किसी ने कोई इस हवाले से पैगाम पहुंचाया है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में मैं एक बात दर्ज करना चाहूँ कि ये तो रिजर्व सीटों वाले फैसला आने से पहले ही KPK में हलचल है। आपको पता होगा कि स्पीकर जो KPK में PTI के हैं, उन्होंने असेंबली में अपनी सीट पे बैठ के कहा कि KPK में करप्शन बहुत हो रही है। इसी तरह वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। आपको पता होगा कोहिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन हुई है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक PTI के बहुत बड़े लीडर ने अपना जिनका अहमदाबाद में घर था वो किस तरह से सेल हुआ है, वो इस वक्त नेट में सारी कहानी पहुंच गई है। तो बेसिकली तो पहले से वहां पर इंतशार है इनकी सफ़ों में, PTI के सफ़ों में इतना इंतशार है हद से ज्यादा, और वो लोग वहां पर अली अमीन से डाला है। जैसे आपको पता है कि पारा चनार का वाकया हुआ, कितने दिन तक हुआ, लोग किस टेंशन में रहे, वजीर आला साहब वहां नहीं जा सके। सवात वाला ये वाकया है आपके सामने है, वजीर आला साहब के पास फुर्सत नहीं है वहां जाने की। तो शहर अमन अमान की सूरत इंतहाई खतरनाक है KPK में इस वक्त, लेकिन वजीर आला के पास टाइम नहीं है उस तरफ तवज्जो दे सके, तो जिसकी वजह से साहब, तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि, माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं सर कि वो हुकूमत जो है वो इतनी करप्ट है या इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि आपके ख्याल में ये गुफ्तगू पहले से ही हो रही है कि उसको हटा देना चाहिए?
जी, उनकी सफों में पहले से हो रही है, पीटीआई की सफों में पहले से हो रही है। अच्छा, उनकी सफों में हो रही है, आप लोग नहीं ये बात कर रहे, आप लोग या पीएमएलएन या एएनपी ये बात नहीं कर रहे। हम लोग तो कह ही रहे थे ना, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि अली अमीन की हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत है और वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं, लेकिन अब तो पीटीआई की सफों से हो रही है बात ना। स्पीकर पीटीआई का स्पीकर है, वो अपनी सीट पे बैठ के चेयर करते हुए असेंबली में ये बात कहते हैं, तो उनके यहाँ उनकी सफों में पहले से इख्तलाफ है और इस वक्त वो हुकूमत डावाडोल है। और वो अपना वजन किसके साथ पे डालती है कि जी मुझे जेयूआई ने गिराया, मुझे जनाब मुस्लिम लीग ने गिराया, मुझे पीपल्स पार्टी ने गिराया। शहीद होने का तो हमें बड़ा शौक होता है ना जी। आपको याद होगा पिछले दिनों अली अमीन ने तो ये भी कहा था कि मैं ये असेंबली तोड़ दूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उसने कहा था ये मैं असेंबली तोड़ सकता हूँ। तो हम तो इंतजार में थे कि वो असेंबली साहब तोड़ेंगे ताकि पूरे केपीके में 47 वाले। सर आप मुझे सब कुछ बता रहे हैं मगर ये नहीं बता रहे कि आपकी जमात का मौकफ क्या है इसके ऊपर। देखिए हमारा मौका बिल्कुल सामने है कि इस वक्त तक हमें कबल उस वक्त हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई चीज मेच्योर होकर हमारे सामने नहीं आई, किसी भी साइड से तक हमसे कोई राब्ता नहीं है। ये चीजें मीडिया पे जरूर है, मीडिया पे जरूर है, और मीडिया पे ये चल रही है, मीडिया के दोस्त हमसे राब्ता भी करते हैं, हम भी उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, लेकिन अभी तक किसी सिर्फ से जहाँ से आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से या किसी और तरफ से, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इत्तेहाद बनाने की या इस तरह की कुछ चीज मेच्योर होकर हमारे पास नहीं आई कि हम इस पर काम कर सकेंगे। हमारे यहाँ फैसले हमारे फोरम करते हैं, हमारे अदारे करते हैं, मौलाना साहब नहीं करते। जब तक ये कोई मेच्योर होकर चीज आएगी फिर हम अपने फोरम पे बात करेंगे। इस वक्त तक हमारे पास कोई ऐसी चीज ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कि जिस पर बात कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज ये भी खबर चली है मीडिया पे, तो मैं ये आपको इसलिए जिक्र कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू यू टू कंफर्म इट और डिनाई इट कि मौलाना साहब ने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनको ये तसल्ली दी है कि किसी भी ऐसी तहरीक अदम एतमाद के वो हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आप इसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं इस खबर को? देखिए मेरे पास खबर जो आई है, शायद आपके पास थोड़ी तब्दील है, मेरे पास तो खबर ये आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास पीटीआई वाले आए हैं, उन्होंने राब्ता किया है। मेरे पास तो ये खबर आई और हमने राब्ता किसी से नहीं किया, ना हमें जरूरत है। जब एक तरफ से ये जुबान जो आप सुना रही हैं अकरम वकास जैसे लोग की ये जुबान होगी तो फिर हम इनसे राब्ते करेंगे, हम इनसे खरात या भीख मांगेंगे? हम क्यों करेंगे? जरूरत उनको होगी तो हमसे कर देंगे। तो सर मुलाकात में क्या हुआ? दूसरी बात तो आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने राब्ता किया, तो फिर क्या हुआ? देखिए राब्ते एक साइड से राब्ते होते हैं, एक साहब आते हैं वो आपसे राब्ता करते हैं, या एक उनकी टीम आती है या 2-3 आदमी 4 आदमी आते हैं वो राब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई ने भेजा है। फिर इस तरह के लोग जो बाहर बैठे होते हैं वो इस तरह के बयान जारी करते हैं जो इनको बेचारों को शर्मिंदगी से हमारे पास से उठ के जाना पड़ता है। तो हम जब तक पीटीआई को अपना वाज़ा मौक़िफ़ हमारे सामने लेके नहीं आए, हमें पता ना चले ये पीटीआई के कौन लोग हैं जो आए हैं और ये चाहते क्या है और इनका मकासद क्या है। पीटीआई के अंदर इंतशार है, अकरम वकास जो कुछ कहता है वो आके हमारे पास जो पीटीआई के मेहरबान आते हैं, जो उनके चेयरमैन साहब आए या कैसर साहब आए या दीगर हजरात आए, वो आके हमसे माजरत करते हैं। जो कुछ अली अमीन कहता है या के माजरत करते हैं। ऐसा लगता है अकरम वकास, अली अमीन या बैरिस्टर साहब ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये पीटीआई के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे, ये तो अपोजिशन को तोड़ रहे हैं, अपोजिशन को तोड़ और मरोड़ रहे हैं। ये नहीं चाहते अपोजिशन एक सफ पे खड़ी हो जाए। इस तरह के बयान इस लम्हे पे जब आप कहते हैं कि उनकी हुकूमत की पोजीशन कमजोर है, जब आप ये कह रही है इस वक्त पीटीआई की अपनी पोजीशन कितनी कमजोर है, तो उनके अरकान के खिलाफ पंजाब असेंबली में कार्रवाई हो रही है, वो कोई उस पर एहतजाज नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई तहरीक नहीं चला पा रहे, इस पोजीशन में भी वो हम पे तनकीद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी और के एजेंडे में है और वो पीटीआई की ही सफों में बैठ के पीटीआई की बगल में छुरा घोंप रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं अकरम वकास साहब के बारे में, थोड़ा सा आपके इल्म में दे दूं, शायद ये पहली दफा मैं कह रहा हूँ किसी चैनल पे, मैं आपके इल्म में देना चाह रहा हूँ। इन्होंने 2002 में इनके 1970 में चचा हमारे टिकट पे एमपी बने थे छंग से, शेख इकबाल साहब, और उन्होंने हमारे निशान पे खजूर, उस वक्त हमारा निशान था, उस पर बने थे। और जीतने के बाद 2 साल बाद पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद पहला काम ये किया था कि अपनी दाढ़ी मुंडवा दी थी, बारिश से दाढ़ी मुंडवा दी थी। ये इनका कैरेक्टर बता रहा हूँ इनके चचा का। इसके बाद इनका ये है कि 2002 में अकरम वकास साहब मिल्लत पार्टी में शरीक हुए, यहाँ से उन्हें अपनी सियासत का आगाज किया। और आपको पता है मिल्लत पार्टी फारूक लगाली साहब थी, उसका फिर क्या हशर क्या हुआ मिल्लत पार्टी का।
उसके बाद ये हजरत काफ लीग में चले गए हैं, परवेज मुशर्रफ के साथ ही रहे, काफ लीग में रहे, फिर काफ लीग का हशर क्या हुआ, फिर वहां से निकले हैं नून लीग में गए हैं, नून लीग फिर इस दौरान में नाहल भी हुए हैं, जाली सनद पे नाहल भी हुए हैं, या उनकी रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, जाली सनद पे नाहल भी हुए हैं, सही सर, बिल्कुल ठीक। गए हैं, फिर वहां से भागे तो पीटीआई में आ गए। तो ये जहां भी गया है उस पार्टी के ताबूत में आखिरी कीट ठोक के आते हैं। और मुझे खतरा नजर आ रहा है कि आने वाला मुहर्रम ये ना लिखे कि पीटीआई के ताबूत में भी कीट ठोकने वाले में अकरम वक्कास शामिल था, बल्कि मैं कहता हूँ है। अच्छा सर, वेरी क्विकली, वक्त जरा कम है, ये बताइएगा कि क्या अब भी आपके असद कैसर साहब से या किसी और से राब्ते हैं? जो आप कह रहे हैं कि जब भी वो राब्ता होता है तो शेख वकास साहब या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक सख्त बयान दे देते हैं कि अब भी राब्ते हैं, फिर इसका मतलब है आपसे मुलाकातें हो रही हैं जो वो इस किस्म के बयानात देते हैं? देखिए, हम भी अपोजिशन में, वो भी अपोजिशन में, मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारे राब्ते रहते हैं, मशवरे भी रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है, और मैं इसका तो इनकार नहीं करूँगा हमारे राब्ते नहीं है, राब्ते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। 26वीं तरमीम में हमारे राब्ते थे, सारा कुछ हमने करवाया, इनके कहने पे तो हमने आईनी बेंच बनवाया, तो इन्हीं के कहने पे इनको तो हमारी दाल बड़ी पसंद है। आपको याद होगा असद कैसर साहब ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि मौलाना फजलरमान के घर की दाल मुझे बड़ी पसंद है, तो हमारे तो घर की दाल भी इनको पसंद है, हमारे घर का पानी भी पसंद है, हमारे मोहतरम है, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। पर सर मुझे आप मतलब कि अगर आपके साथ उनके मरासिम भी हैं, आप लोग मिलते भी हैं, तो फिर ये क्या आप मतलब कि आपकी पार्टी जो है, आपके ख्याल में अगर ऐसा कोई मौका आया कि उनके खिलाफ VONC हो रहा हो खैबर पख्तूनख्वा में, कोई तहरीक अदम एतमाद हो, तो आप उसके खिलाफ हिस्सा बनेंगे? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि जब सेंटर में PTI की हुकूमत के खिलाफ VONC हुआ तो JUIF ने उसमें हिस्सा लिया था। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग यहाँ भी तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराएं? देखिए, 3-3.5 साल तक हमने PTI की उस हुकूमत के खिलाफ हमने तहरीक चलाई थी, किसी और पार्टी ने हमारे साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन जब हमें देखना पड़ा कि आखिरी वक्त पे हमारे साथी जो हैं, जो PDM पे शामिल हुए आखिरी दिनों में आके, उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये था कि अदम एतमाद हो, तो हम मजबूरन उनके साथ अदम एतमाद पे गए थे, हम अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं थे। ये एक बात क्लियर करते। फिर हमने एक बात में और भी आज आपके चैनल की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिंध हाउस में रखे गए थे, हमने कहा था कि अगर वो लोग वोट करेंगे PTI के खिलाफ तो फिर हम आपके साथ नहीं होंगे, हम वोट नहीं करेंगे। नतीजा आपने देखा होगा, उन लोगों ने वोट नहीं किया, जो पार्लियामेंट के अंदर थे उन्हीं लोगों ने वोट किया, जो इस तरह के लोग थे जिनको जबरदस्ती आगे पीछे किया जाता है, उन्होंने वोट नहीं किया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने वोट नहीं किया था इनके खिलाफ। इसी तरह अभी तक मैं जो बात सूरत हाल है, तो देखें सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। हमारे पास कोई अभी तक, मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास अभी तक मेच्योर होके नहीं आई है। कबल वक्त बात है, जब आएगी हमारे फोरम है, हम उस पर बैठेंगे, हमारी मजलिस शूरा है, मजलिस आमला है, दीगर अदारे हैं, पार्लियामानी पार्टी बैठेगी, हम उस पर फैसला करेंगे कि हमें किसका साथ देना है या किसका साथ नहीं देना। पहले कबल वक्त मैं आपको ऐसी बात करना नहीं चाहते। मगर सर पॉसिबिलिटी है कि आप तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा बन जाए? मैं सिर्फ इस बात से कह रही हूँ कि आप ये नहीं कह रहे कि हम कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं जमात ने फैसला किया तो कर लेंगे। देखें, हम तो जमात का फैसला होगा ना जी, जमात जब सामने को, अभी तक तो ये पता ही नहीं कि हो भी रही है अदम एतमाद या नहीं होगी, अभी तक तो किसी तरफ से आई नहीं ना ये चीज़, हमें हुकूमत की तरफ से नहीं आई, पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आई, या किसी और तरफ से हमारे पास कोई खबर ऐसी नहीं है कि हम अदम एतमाद हो रहा है, तो हम बिला वजह कबल वक्त कैसे कह दें कि अगर मगर पे मैं पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे सकता, मजबूरी है मेरी। जब चीज सामने आएगी, बिल्कुल ठीक। और आपकी जमात ऐसी कोई बात नहीं सोच रही? हाँ, नहीं, और सर आपकी जमात ऐसा कोई नहीं सोच रही क्योंकि आप, हाँ, हमारे पास तो 19-20 सरकार है, उनके साथ क्या करें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब की। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत का, और जो बजट के बाद की हम एक सूरत हाल देख रहे हैं। एक तरफ तो ये इत्तला आ रही है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 26 मेंबर्स हैं
उनको मुअत्तल या डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कर दिया। आज ये भी पता चला कि जो पंजाब असेंबली की सेक्रेटेरिएट है उसने 26 जो अरकान हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत शोर मचाया जब बजट प्रेजेंट हो रहा था और चीफ मिनिस्टर की वहाँ तकरीर हो रही थी, तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और ये जो रेफरेंस है ये इलेक्शन कमीशन भी भेज दिया गया है या भेज दिया जाएगा। और उसके अंदर जिक्र भी है जो उमर अता बंदयाल साहब के बेंच का फ़ैसला आया था पंजाब असेंबली के हवाले से जब हमज़ा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। तो ये भी इस पे भी बात करेंगे कि हमारी पार्लियामेंट्स में तो इतना शोर शराबा मचता ही रहता है कि ये कौन से कवानीन हैं, कौन से रूल्स हैं कि वो डिस्क्वालीफाई उनको किया जा रहा है, मुअत्तल नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो एक ये बजट के दौरान हमें बताया गया कि एक जिना हस्पताल जो है उसका एक जो नया विंग बन रहा था उसका नाम मरियम नवाज साहिबा के ऊपर रखा जा रहा था। इसके ऊपर ख़बर भी छपी, हेल्थ मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसका जो नाम है वो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर रखा जाएगा। तनकीद हुई इस फैसले की जब ये ख़बर पब्लिक हुई, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगज़ेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ और ऐसी कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं थी। तब्दीली ज़ेर गौर नहीं थी तो फिर ख़बरें कहाँ से छपी, हेल्थ मिनिस्टर ने उसका क्यों जिक्र किया, मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर में क्यों जिक्र किया। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़ुल्क़रनैन हैदर ताहिर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पेपर से वाबस्ता है, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। ज़ुल्क़रनैन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये स्पीकर साहब जो हैं ये मुअत्तल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। देखिए जी, इन्होंने 26 अरकान पीटीआई की हैं जो इनको सस्पेंड तो कर दिया। जैसे मरियम नवाज साहिबा की स्पीच थी लास्ट सैटरडे, उसमें उनका मेन जो आप क्राइम कह लें या उनके ऊपर जो एलिगेशन है कि उन्होंने मरियम साहिबा की स्पीच के दौरान उनको डिसरप्ट किया, रोका स्पीच करने, उस तरह से फ्लो में नहीं दिया, ऑल्दो कि उन्होंने अपनी तकरीर कंप्लीट की। लेकिन उसके बाद जो बड़ा जो स्टेप है वो स्पीकर मालिक अहमद खान साहब जो लेने जा रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि इनको डीसीट किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि इनका राउडी बिहेवियर था, इनका जो है अनकॉल्ड फॉर किस्म का एटीट्यूड था, उसमें पार्लियामेंट में ये डिजर्व नहीं करते पंजाब असेंबली में बैठना और इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो जाहिर फिर आगे चल के चूंकि इलेक्शन कमीशन के मामला हम 2 साल से देख रहे हैं, तो यू नेवर नो कि इस आल्दो के ये तो बताइएगा कि ये कौन सा कानून है, मतलब कि क्योंकि हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में भी इतना शोर शराबा रहता है, लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं। खैर ये नहीं है कि पंजाब असेंबली कोई पीछे है, वहाँ भी हमने देखा वो जब परवेज़ इलाही साहब थे लड़ाइयाँ हुई, पुलिस भी आ गई फ्लोर पे, परवेज़ इलाही साहब तो पट्टियां बांध के फिरते रहे उसके बाद कि उनका बाजू या हड्डी कोई तोड़ दी थी। तो ये जब इतना ज़्यादा तमाशा होता रहा है माजी में, तो कोई कवानीन है जो ये अलाउ करते हैं कि कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की या शोर डाला? देखिए, पॉइंट ये है कि इसमें जो स्पीकर है उन्होंने लीगल एक्सपर्ट कंसल्ट किए इस चीज को लेके। कानून को तो जिस तरह से भी जब इस्तेमाल करना चाहेंगे वो कर लेंगे, वो इसमें हमने देखा है कि उसकी लूज साइड हमारे सामने होती है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें बड़ी बात ये है कि अपोजिशन को दिस टाइम अराउंड बताया गया था कि भाई मरियम नवाज साहिबा हमारी रेड लाइन है, अगर आपने उनके ऊपर जो वर्बल अटैक है वो करना बंद ना किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो आपको एग्जाम्पल बनाया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट एक्जैक्टली द स्पीकर इज गोइंग टू डू। और उनके ऊपर ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट या मरियम नवाज साहिबा का प्रेशर है अपेरेंटली, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इन दैट वे। तो मैं आपको एक और चीज इसमें बताता चलूं कि जब ये सेशन हुआ सैटरडे को जिसमें मरियम साहिबा ने एड्रेस करना था जी, तो वो उससे पहले अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चा को उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और इसमें दोनों की मीटिंग हुई है। उसमें बताया स्पीकर ने कि भाई आपने मरियम साहिबा जब स्पीच करेंगी उनको स्पीच करने दीजिएगा, आप उसके बाद बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश की
तो मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ बड़ा क्लियर कि आप लोगों को फिर एग्जाम्पल बनाया जाएगा सस्पेंशन और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ हम जाएंगे तो मामला रुकेगा नहीं। तो बचर साहब ने रिपोर्टेडली आगे ये कहा था कि अगर हमने प्रोटेस्ट ना किया तो उधर से इमरान खान साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। वो ऑलरेडी हम पे काफी सारा यानी कि हम पीटीआई के काफी लोगों के ऊपर ये बात की जाती है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं और गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं अंदर खाते। तो उन्होंने कहा अगर हमने मरियम बीबी को स्मूथ स्पीच करने दी और खामोशी से सुनते रहे तो फिर तो ये स्टैंप लग जाएगी कि हम कंप्रोमाइज्ड हैं, तो हम ये कर नहीं सकते। तो पीटीआई की ये लीडरशिप जो है ये स्टक थी बिटवीन अ डेविल एंड डीप सी वाला सिचुएशन थी। अब इन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया। खान साहब का आज ट्वीट भी है, उसमें बड़े उन्होंने तारीफ की है बचर साहब की और बाकी जो है एमपीएस की पंजाब में प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो दूसरी जानिब अब इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार वो लटक रही है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, दूसरा जो है वो हमें बताएं कि ये जो जिना अस्पताल का एक नया विंग बन रहा था जिसका नाम आपने या आपके किसी कॉलीग ने ही वो रिपोर्ट किया कि उसका नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा गया, और उसके बाद जब वो खबर छप गई और वैसे भी उस पर सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हुई, इट्स नॉट कि सिर्फ डॉन ने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद हुकूमत ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हम तो ऐसी कोई चीज डिस्कस भी नहीं कर रहे थे या सोच भी नहीं रहे थे। व्हाट्स द स्टोरी है? नहीं देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है। मैंने भी रिपोर्ट किया है इसको, और इवन जब गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया है वो भी मैंने मेंशन किया कि किस तरह से सोशल मीडिया पे प्रेशर आया। लेकिन मैं आपको जो है जो इसकी एक्चुअल स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी कह लें आप, वो बताता चलूं कि ये जिना हॉस्पिटल लाहौर का एक्सटेंडेड जो कार्डियक आपका हार्ट का वो अलग से है, जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है इसका। और पहले भी देखें इसकी थोड़ी एक्सपेंशन करवा रही है मरियम नवाज साहबा। देखिए शी इज डूइंग गुड। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में करें, इस हवाले तक तो मामला ठीक था कि इसकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। उन्होंने राइटली फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात की कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 होगा ये। तो क्योंकि जितनी आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, उसकी सारी इस हवाले से जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूट है हमारे पास कम है। तो इस तक तो ठीक था। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को आप बिल्कुल डेवलप करें, और अब ये फंक्शनल एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको उसके बाद ये फंक्शनल होने जा रहा था, तो आप इसका क्रेडिट लें। लेकिन अगर आप जिना का नाम चेंज कर देंगे, आप रिप्लेस करेंगे विद योरसेल्फ, और तो वो तो जाहिर है किसी को कबूल नहीं होना था। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं मेन 9 के हवाले से भी, जब लाहौर कोर्ट कमांडर के घर के ऊपर अटैक हुआ तो सबको उसके बाद पता चला कि ये जिना हाउस था। उसके बाद से उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई, और अभी तक सभी कहते हैं जिना हाउस के हवाले से कि जिना हाउस को जो अटैक किया वो काबिल माफी नहीं है पीटीआई के लिए। तो सिमिलरली जब आप जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, दैट इज पार्ट ऑफ जिना हॉस्पिटल है, आप उसका नेम वही रहने दें, आप क्यों चेंज करेंगे उसे? जिना मतलब मोहम्मद अली जिना, मतलब इस हवाले से तो किसने माना था। और कल ये टॉप ट्रेंड में था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो उसके बाद फिर इन्होंने इस डिसीजन को वापस लिया। आल तो कि ठीक है, ये कहते हैं कि हमने अभी नोटिफाई नहीं किया था, लेकिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिक्लेयर कर दिया। आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है ख्वाजा सलमान रफीक, वो इसको कंफर्म कर रहे थे कि इसको रीनेम कर दिया। और रीनेमिंग का मामला ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया क्योंकि जिना साहब का नाम इससे जुड़ा था। अदरवाइज तो मरियम नवाज साहब पास बेशुमार प्रोजेक्ट्स अभी पंजाब में चल रहे हैं जो कि उनके नाम पे है। और अभी जो बजट में भी कमोबेश 13 से 15 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अभी आगे चल के लॉन्च होने हैं, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के नाम के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि नेम फिनोमिना जो इतना मतलब वो है, वो मामला इनको प्रॉब्लम कर रहा है। किसी को एतराज नहीं है, बट यहाँ शायद लोगों मसला सिर्फ इस वजह से हुआ कि जिना साहब का नाम हटाया गया, आप ये कह रहे हैं? जी इसी वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।